अबाउट दी मास इफेक्ट। क्या करेंगे आज हम लोग? द्रव्यमान शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान शक्ति क्या होती है? जो वास्तविक द्रव्यमान और संभावित द्रव्यमान में जो अंतर होता है उसे ही द्रव्यमान शक्ति कहते हैं। इसे बोलते हैं वास्तविक द्रव्यमान और संभावित द्रव्यमान में जो अंतर होगा उसे क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान शक्ति। ठीक है। जो संभावित द्रव्यमान है वो हमेशा वास्तविक द्रव्यमान से अधिक होता है। इंग्लिश में बोलेंगे इस चीज को, एक्सपेक्टेड मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू रियल मास। एक्सपेक्टेड मास इज ऑलवेज greater than to real mass, and expected mass and real mass difference is called mass defect. Now we will see what is expected mass. हम देखेंगे संभावित द्रव्यमान क्या है। एक्सपेक्टेड मास को हम ऐसे लिखते हैं यहां पर, एक्सपेक्टेड मास, एक्सपेक्टेड मास है ना, या हिंदी में लिखेंगे इसको संभावित द्रव्यमान, संभावित द्रव्यमान। तो संभावित द्रव्यमान क्या होता है, इसको कैसे व्यक्त करते हैं हम देखते हैं। संभावित द्रव्यमान होता है जेड। जेड क्या होता है हम जानते हैं, प्रोटॉन नंबर। जेड मतलब क्या होता है, और इसका गुणा कर देंगे, कैसे गुणा करेंगे इसको, मास ऑफ वन प्रोटॉन या एमपी। एमपी है यहां पर होता है मास ऑफ वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के द्रव्यमान से गुणा करते हैं। कैसे गुणा करते हैं, हमने पढ़ाया था कि जो प्रोटॉन नंबर है उसको कैसे पढ़ते हैं हम, कैसे पढ़ते हैं, जेड से। तो बताया था आपको, आपने देखा होगा। ये हो गया। और ए माइनस जेड क्या होता है, क्या होता है माइनस जेड, न्यूट्रॉन नंबर। कल लिखाया था हमने, ए माइनस जेड क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर। दिस इज मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, एम है। हिंदी यहां लिख सकते हैं प्रोटॉन नंबर इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो हमने जो बात करी संभावित द्रव्यमान की, क्या बात करी हमने, संभावित द्रव्यमान। एक्सपेक्टेड मास क्या होता है, एक्सपेक्टेड मास मतलब उसके अवयव, उसके एलिमेंट्स, काय के, न्यूक्लियस के। तो न्यूक्लियस में दो एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने देखा न्यूक्लियस में कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहला क्या है, प्रोटॉन, हम कैसे पढ़ते हैं, जेड से, और एक मास का प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ दी वन प्रोटॉन। इसको जोड़ दिया हमने न्यूट्रॉन नंबर से एंड मास ऑफ दी वन न्यूट्रॉन। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, प्रोटॉन नंबर, मास ऑफ वन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नंबर, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। हिंदी में लिख लेंगे यहाँ पर, लिखो, तो ऐसा लिखवाएंगे हिंदी में सबको, किताब लीजिए ऐसा हिंदी में, संभावित द्रव्यमान करके यहां लिखिए प्रोटॉन नंबर, लिख सकते हो प्रोटॉन नंबर। यहां लिखोगे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्या लिखोगे यहां पर, गुणा एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। ऐसे लिखेंगे एक प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख सकते हैं हम लोग। फिर हमने लिखा न्यूट्रॉन नंबर, हिंदी में लिखेंगे न्यूट्रॉन नंबर। फिर यहां क्या लिखेंगे, एक न्यूट्रॉन का, एक न्यूट्रॉन का, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। देखो बच्चों, ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हर एलिमेंट से अलग होता है। कार्बन के एलिमेंट अलग होंगे, ऑक्सीजन के अलग होंगे ना, हाइड्रोजन के अलग होंगे ना, नाइट्रोजन के अलग होंगे, सबका अलग अलग होगा। तो क्या होगा, आपने लिखा प्रोटॉन नंबर, लिखा मास ऑफ वन, न्यूट्रॉन नंबर लिखा है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड मास। क्या हो गया ये, कौन सा मास हो गया, संभावित द्रव्यमान। संभावित द्रव्यमान में उसके चौक है या कोई पेन है, हमने देखा है पेन। पेन में कितने कंपोनेंट्स हैं, ये उसका
ढक्कन है, अंदर क्या है, रिफिल है, और फिर ये उसका कवर है। यू सी पेन हैज सेवरल पार्ट्स, दिस इज कवर, outer cover, this is body, and inside this body there is a refill. There are 3 parts. Similarly in the nucleus there is a 2 parts, neutron and protons. So we are taking here sum of the neutron and proton. क्या ले रहे हैं हम, सम का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का। तो ये हो गया संभावित द्रव्यमान। अब हम देखते हैं रियल मास क्या होता है। रियल मास, इसको हिंदी में बोलेंगे, रियल मास क्या बोलते हैं, वास्तविक द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, वास्तविक द्रव्यमान वही होता है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। क्या होता है, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। इसको हम शो करते हैं, इस तरीके से शो करेंगे हम, है ना। जैसे लिया अपन ने एक्स ए, इस तरीके से अपन कर सकते हैं, है ना, ठीक है। या इसको हम प्रोटॉन नंबर को इस तरीके से करते हैं, ए कुछ भी से इस तरीके से अपन शो किया जा सकता है ना। ये हो गया प्रोटॉन नंबर, ये हो गया रियल मास। क्या हो गया, रियल मास में क्या आता है, सिर्फ मास नंबर आएगा, है ना। इसको अपन ऐसा शो कीजिए, ए और जेड से करिए, ए और जेड, जेड होगा प्रोटॉन नंबर, ऊपर क्या होगा, मास नंबर। देखा होगा हमने, रियल मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर। क्या आ गया, रियल मास। या एटॉमिक वेट क्या बोलते हैं, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। पर जब हम उस न्यूक्लियस के दूसरे अवयवों या कंटेंट्स, जो उससे कंटेंट है, उसका इंडिविजुअल वेट करते हैं। क्या करते हैं, इंडिविजुअल, प्रोटॉन का अलग और न्यूट्रॉन का अलग, तो उसका मास उसके रियल मास से कुछ अलग आता है। इस अंतर को ही हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम, मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। अभी समझ में आ गया सबको। ये वास्तविक द्रव्यमान क्या होता है, जेड क्या है, प्रोटॉन नंबर, ए क्या है, मास नंबर। ये हो गया रियल मास। क्या हो गया ये, तो कौन सा मास है, रियल मास। अब इसको हमने क्या बोला अभी हमने बताया आपको कि हमने क्या बताया कि जो एक्सपेक्टेड मास है वो रियल मास से ज्यादा होता है। तो द्रव्यमान क्षति का जो सिंबल है, इसको हम डेल एम शो करते हैं। काय शो करते हैं, द्रव्यमान क्षति को हम काय शो करते हैं, काय शो करते हैं, डेल एम शो करते हैं। काय से करते हैं, तो डेल एम क्या होगा, डेल एम क्या होगा, एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्सपेक्टेड मास माइनस रियल मास। समझ आ रहा है आप लोगों को, एक्सपेक्टेड मास माइनस रियल मास। अब हमने यहां पर देखा कि हमारा एक्सपेक्टेड मास क्या है। आप बताइए क्या होगा एक्सपेक्टेड मास, क्या लिखेंगे यहां पर, जेड, है ना, जेड। तो क्या आएगा यहां पर, माइनस ए, एमपी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। और रियल मास क्या आएगा, हाँ, एम जेड आ गया। फिर डेल एम इक्वल टू दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये है मास डिफेक्ट की इक्वेशन। आगे आप लोगों को समझ आएगी नहीं? तो क्या इक्वेशन मास डिफेक्ट की, डेल एम इक्वल टू जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन जेड। कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया मास डिफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से नाभिक के स्थायित्व को हम द्रव्यमान क्षति से बता सकते हैं। We can explain stability of the nucleus with the help of the mass defect. Now we can explain stability of the nucleus with the help of the mass defect. सबने नोट कर लिया इसको, समझ में आ गया आपको। आपको एग्जाम में ज्यादा नहीं करना, आपको इतना ही लिखना है, एक्सपेक्टेड मास इज ग्रेटर देन टू रियल मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट इन सिंगल लाइन। क्या लिखोगे बेटा, एक्सपेक्टेड मास और रियल मास का जो अंतर होता है उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। उसके वाले की लाइन पहले लिख दोगे और ये इक्वेशन लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एक्सपेक्टेड मास कैसे आया, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन। और सिंपल सी बात है ना, हम देखते हैं ना, जैसा ये है, इसका बॉडी वेट अलग होगा, इसका बॉडी वेट अलग होगा, सबके अवयवों का भार अलग होता है ना, सबके एलिमेंट्स के जो वेट होगा क्या होगा, हल्का हल्का डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, फिर भी थोड़ा बहुत माइनर फर्क आएगा। इसलिए आपको देख रखा है यहाँ एमपी और यहाँ एमएल, तो जो भी एलिमेंट लिया अपन तो आपको मास सकती है, मासा अपन होगा, मासा अपन जो भी एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है। तो ये है मास इफेक्ट। अब हम देखते हैं हम मास इफेक्ट की सहायता से नाभिक के स्थायित्व को कैसे समझते हैं। ये बात नोटिस कीजिए आप लाइफ के अंदर, जो बहुत मात्रा में मिलती है चीज, बहुत ज्यादा मात्रा मिल जाती है, उसकी वैल्यू कम होती है, देखा है ना आपने, जो कम मिलता है उसकी वैल्यू क्या होती है, क्या, गोल्ड, गोल्ड की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, सब लोग प्राउड फील करते हैं मैंने गोल्ड पहना है, बहुत शौक होता है लोगों को गोल्ड का, डायमंड लोहा जैसे मिलने लगा तो क्या होगा, 20 रुपए की इज्जत रहेगी, उसकी पूरी रिस्पेक्ट रहेगी। डायमंड है, डायमंड हर व्यक्ति के पास 100 डायमंड रखे जेब में, तो क्या इज्जत होगी उसकी, नहीं होगी। तो हमने ये देखा है जो चीजें बहुत मात्रा में मिलती हैं उनकी इज्जत कम होती है, उनकी वैल्यूज कम होती है। सिमिलरली इन दिस केमिस्ट्री यू नो दिस थिंग कि देयर आर वेरियस पार्टिकल्स, सो मेनी पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स के मास डिफेक्ट कम होता है उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है, और जिसका मास डिफेक्ट ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका मास डिफेक्ट ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी कम होगी वो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, पर कुछ केस एक्सेप्शनल भी होते हैं, कुछ केस यहां भी एक्सेप्शनल होंगे। तो हम आज देख रहे हैं कि यदि मास इफेक्ट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, कम है तो कम होगी, है ना। इसके लिए सबसे पहले हम एक कर्व का निर्माण करते हैं। मास नंबर ए, दिस इज मास नंबर ए, और ये है डेल एम के बीच में, ये 0 है, माइनस 0.5, 0.5, ये आपको सबसे पहले अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए। प्लीज ड्रॉ दिस कर्व बिटवीन दी डेल एम एंड मास नंबर। जो कर्व हम देख रहे हैं ये डेल एम और मास नंबर ए के बीच में है। हम देख लो, हिंदी में लिख लो। अब हम लिख लो, हिंदी में लिख लो, आप बना लो, इंग्लिश वाले बना लो, हिंदी वाले लिख लो पहले, हिंदी वाले लिखे पहले हिंदी में। अब हम नाभिक के स्थायित्व को, अब हम नाभिक के स्थायित्व को द्रव्यमान क्षति के वक्र से समझेंगे। अब हम नाभिक के स्थायित्व को द्रव्यमान क्षति के वक्र से समझेंगे। देखिए आप लोगों ने बच्चों, अब हम देखते हैं यहां पर कि जो वक्र है, देखो वक्र हमने एक वक्र खींचा है, द्रव्यमान क्षति व द्रव्यमान संख्या के बीच। हमने एक वक्र खींचा है द्रव्यमान क्षति व द्रव्यमान संख्या के बीच में। हमने एक वक्र खींचा है द्रव्यमान क्षति व द्रव्यमान संख्या के बीच में। हमने एक वक्र खींचा है द्रव्यमान क्षति व द्रव्यमान संख्या के बीच में। शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, इंग्लिश में लिखे, राइट डाउन इन द इंग्लिश नाउ। नेहा प्लीज राइट डाउन, लिख दी डायग्राम। Hadi, you in English medium na? Write down please. Everyone. Now we will explain stability of the nucleus. Now we will explain stability of the nucleus with the help of. Now we will explain stability of the nucleus with the help of mass defect curve. With the help of mass defect curve. Mass defect curve.
वी ड्रॉ मास डिफेक्ट कर्व, आगे लिखिए, वी ड्रॉ कर्व बिटवीन मास नंबर ए एंड मास डिफेक्ट डेल एम. We draw curve between mass number A and mass defect del M. Mass number A and mass defect curve, mass defect del M. हमने एक वक्र खींचा है, किसके बीच में? मास नंबर ए और डेल एम के बीच में द्रव्यमान स्थिति, इसे क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट. क्या बोलते हैं इसको? मास डिफेक्ट. सी, यदि द्रव्यमान क्षति ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कम होगी तो कम होगी. दिख रहा सबको? अब हमने कर्व को दो हिस्सों में बांटा है, आपने देखा होगा. कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में, प्लस में और माइनस में. जीरो के नीचे माइनस है, जीरो के ऊपर क्या है? प्लस है. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिख रहा है नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है? यस सर. अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि, लिखो पहला पॉइंट लिखिए, इंग्लिश में लिख लीजिए. यस, लिखो मोर मास डिफेक्ट मीन्स मोर स्टेबिलिटी. क्या लिखेंगे? मोर मास डिफेक्ट मीन्स मोर स्टेबिलिटी. यदि द्रव्यमान शक्ति ज्यादा है तो नाभिक का स्थायित्व भी ज्यादा होगा. लिखो हिंदी में, नाभिक का द्रव्यमान शक्ति ज्यादा है तो नाभिक का स्थायित्व भी ज्यादा होगा. इंग्लिश में लिखो मोर मास डिफेक्ट मोर स्टेबिलिटी. मोर मास डिफेक्ट मोर स्टेबिलिटी. मोर मास डिफेक्ट मोर स्टेबिलिटी. हिंदी में लिखेंगे, यदि नाभिक का द्रव्यमान क्षति ज्यादा है तो नाभिक का स्थायित्व भी ज्यादा होगा. द्रव्यमान क्षति ज्यादा है तो स्थायित्व भी ज्यादा होगा. अब हम इसके पॉइंट वाइज देखते हैं किस तरीके से होता है. यदि हम पहला पॉइंट देखें, अब देखें कि ये लिखा है 110, ये मास नंबर है, वो ये क्या है? मास डिफेक्ट. लिख लो अप टू 110. अप टू 110 मास डिफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए. देखो अप टू 110 मास डिफेक्ट is directly proportional to मास नंबर ए. देखा आपने? यदि मास 110 तक, हिंदी में लिख लो, हिंदी लिखेंगे, हिंदी लिखो, इसलिए पहला हिंदी भी सीख पाए. पहला लिखो, इंग्लिश वाले लिख ले वाली चीज. अप टू 110 मास डिफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. यदि हम देख रहे हैं यहाँ पर मास नंबर बढ़ रहा है तो मास डिफेक्ट भी क्या हो रहा है? अप टू, है ना, यहां तक 110 तक. 110 तक मास नंबर बढ़ने पर क्या होता है? मास डिफेक्ट भी बढ़ रहा है. उसके बाद क्या? आफ्टर क्या है? आफ्टर दैट it will decrease. उसके बाद क्या हो रहा है? घट रहा है. After that it will decrease. हिंदी में लिखेंगे 110 तक. लिखो द्रव्यमान संख्या 110 तक. द्रव्यमान संख्या 110 तक. द्रव्यमान संख्या 110 तक. द्रव्यमान क्षति मास नंबर 1 के समानुपाती है.
द्रव्यमान शक्ति मास नंबर ए के समानुपाती है, मास नंबर ए के समानुपाती है। ठीक है, इसलिए मास नंबर ए के समानुपाती है। उसके बाद मास नंबर ए बढ़ने पर मास नंबर ए बढ़ने पर उसके बाद मास नंबर ए के बढ़ने पर उसके बाद मास नंबर ए के बढ़ने पर द्रव्यमान शक्ति कम होती है। क्या होती है? द्रव्यमान शक्ति कम होती है। द्रव्यमान शक्ति क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अब अपन ने देखा यहाँ पर कि द्रव्यमान शक्ति कम हो रही है, मतलब सर्वाधिक कहाँ होगी? यहाँ सबसे ज्यादा द्रव्यमान शक्ति है। क्यों? 5% ज्यादा है यहाँ पर। एक तो क्या होगा, मतलब जो लोहा होता है, लोहे की द्रव्यमान शक्ति सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होता है। लोहा सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा है और उसका मास इफेक्ट भी ज्यादा है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? जो आयरन होता है उसकी द्रव्यमान शक्ति सबसे ज्यादा होती है। क्यों? इसलिए उसकी स्थायित्व भी क्या होता है? ज्यादा होता है ना, उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होती है। लोहे की बाइंडिंग एनर्जी सर्वाधिक होती है, इसी कारण उसकी स्थायित्व भी उसका ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए। अब आप देखिए, ये अब दो पार्ट में बना हुआ है ना, एक पॉजिटिव है और निगेटिव है ना। ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये वाला हिस्सा निगेटिव। निगेटिव वाले हिस्से में क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? ये माइनस में ना। ठीक है, यहां लिखो A is greater than 180। जब A 180 से ज्यादा है, देखिए, तब हमारा वक्र क्या है? ऋणात्मक हो गया। नेहा जी आदि जब हम देख रहे हैं यहां पर, है ना अरुण, हमने यहां देखा जब A 180 है, 180 से ज्यादा हुआ, 90, 200, 240, 242 पहुंचता है हमारा, लिखा दिया हमने। 180 से ऊपर पहुंच रहा है। जब 180 से गुजरा तो हमारा कर्व क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। हमारा कर्व क्या हो रहा है? जब हमारा कर्व निगेटिव होता है, बात समझ आ रही है आपको? मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। जब बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, बढ़ रही है? क्या होगी? कम हो रही है। कम होगी ना। हमारा कर्व बता रहा है ना कि जब 180 के आगे जाते हैं तो हमारा कर्व क्या हो गया? निगेटिव आ गया। जब निगेटिव आ गया मतलब जो मास इफेक्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो